नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इम्पैक्ट। आपके साथ मैं हूं नाज़नीन नकवी। बात करेंगे उपचुनाव के रण की, लेकिन उससे बड़ा सवाल अब यह है कि प्रत्याशी सामने आने के बाद जनता को कौन कितना लुभा पाएगा। जी हां, बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दी है। उससे पहले कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए पहले ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया था। दोनों ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जनता किसका साथ देगी। अगर देखा जाए तो खंडवा उपचुनाव पर सबकी नजरें लगी हुई हैं और साथ ही साथ 3 विधानसभा उपचुनावों पर भी जनता का मन जीतने की कोशिश दोनों ओर से हो रही है। एक तरफ बीजेपी उपलब्धियां गिनाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी लगातार यही कोशिश की जा रही है कि 15 महीने रही सरकार की उपलब्धियों का बखान जनता तक पहुंचाया जाए और साथ ही साथ उसके लिए अलग रणनीति की बात भी कांग्रेस की ओर से की गई है। कांग्रेस ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग घोषणा पत्र तैयार करने के साथ जनता से जुड़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे। नामांकन भरने के साथ ही शंखनाद यहां पर शुरू हो जाएगा और अगर देखा जाए तो चारों सीटें जीतने के लिए पूरा दमखम लगाने की तैयारी बीजेपी और कांग्रेस ने कर रखी है। 4 सीटों पर होने वाले इन उपचुनावों के लिए दोनों ही दल पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। इन चुनावों को कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया गया है। मनोज तारवाला जी इनके भाई सांसद थे। इनसे आज बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में, अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी जो कि इनका आशीर्वाद लेने इनके घर पहुंचे थे और वहीं पे खंडवा लोकसभा के उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और आइए हम बात करें कि किस प्रकार से पार्टी ने पर विश्वास जताया और माननीय नंदू भैया, स्वर्गीय नंदू भैया के बहुत करीबी माने जाते थे। इस ओर भी इन पार्टी ने इस ओर ध्यान देते हुए और इन्हें चुना गया। तो क्या करने वाले हैं बताइए भैया, किस प्रकार से आप खरे उतरेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता पर इतना विश्वास किया और आज ये साबित हो गया पुनः कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए उन्होंने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो नंदू भैया के अधूरे कार्य है उनके सपनों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के हम समस्त कार्यकर्ता मिलकर पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जो विकास के जो मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमने विकास किया है, इसलिए हम जनता के बीच में जाकर विकास की बात करेंगे। जनहितैषी योजनाओं को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। जो जनता को राहत हमारे मोदी जी की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने दिया है, उस बात को लेकर जनता में आज हर्ष की बात है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मोदी जी और शिवराज जी हमेशा हमारा नेतृत्व करते रहे। भैया देखा जाए कि 8 विधानसभा है और इसमें अब 22 दिन बचे हैं, तो किस प्रकार से जनसंपर्क आप करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले और किस प्रकार से? देखिए, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की हमारे संगठन की रचना पिछले 3 माह से हर बूथ पर टीम बनाने का काम सक्रियता से चल रहा है और आज पूरी टीम हमारी हर बूथ पर सक्रिय है और हमारा बूथ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। ये हमने बात करिए बीजेपी के अधिकृत सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी से, जो अभी यहाँ से इच्छापुर देवी के दर्शन करने के बाद में जो यहाँ पे भूतपूर्व सांसद रह चुके हैं, इन लोगों के दर्शन करके आशीर्वाद लेके यहाँ से खंडवा के लिए रवाना होंगे। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ सुनील अग्निहोत्री, ID24 कानपुर। तो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। तैयारियां दोनों तरफ से की जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रतिमा बागरी जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रत्याशी हैं रैगांव से। प्रतिमा जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत। प्रतिमा जी, आप पर पार्टी ने भरोसा जताया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से रणनीति तैयार कर रही हैं आप आने वाले ये उपचुनावों को जीतने के लिए? देखिए, रणनीति मुझको तैयार नहीं करनी है। हमारा संगठन का ढांचा वैसे ही इतने निचले स्तर तक
विस्तृत है कि उसमें हम लोग को कुछ ऐसी अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। संगठन चुनाव लड़ता है और उसी को लेकर, उन्हीं मुद्दों को लेकर अपन चाहते हैं जनता के अगर बीच। बात करें जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि कड़ी टक्कर देगी और साथ ही साथ उनका कहना है कि जनता के साथ खास जुड़ाव है, बीजेपी से जुड़े हुए कई मुद्दों को लेकर उनका कहना है कि जनता के बीच में नाराजगी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जनता के बीच मैं भी बहुत जुड़ाव रखती हूँ। बहुत नीचे की छोटी सी कार्यकर्ता थी मैं, और जनता के बीच मेरा लगातार संपर्क रहा है। मुझको भी जानकारी है किन मुद्दों को लेकर उनके बीच रोष है या किनको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। तो उस विषय में मुझको जानकारी है, मुझको मालूम है लोगों के बीच किस प्रकार जाना है और किस प्रकार उनसे बात करनी है। देखिए, वहां से भी अगर देखा जाए रैगांव से महिला प्रत्याशी को ही कांग्रेस ने भी आगे किया है। कल्पना वर्मा वहां से जिम्मेदारी संभालेंगी, और अगर पिछले हम चुनावों की बात करें तो काफी अच्छे वोट उन्हें मिले थे। ऐसे में उपचुनाव का होना और आपका उनको टक्कर देना कैसे देखती हैं? जी, चूंकि आप भी जानती हैं मैं भी महिला ही प्रत्याशी हूँ। जिस प्रकार उनको सपोर्ट मिला था मुझको उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मैं भी उसी प्रकार, जिस प्रकार वो काम करी है जनता के बीच, उसी प्रकार मैंने भी जनता के बीच काम किया है। उनके बीच उतना ही प्रेम मुझे भी मिला है। तो अब तो ये देखने वाली बात होगी कि जनता किसको चुनती है। चलिए, हमारे साथ अजीत सिंह भदौरिया भी जुड़ गए। आप बने रहिएगा। प्रतिमा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजीत हमारे साथ प्रतिमा बागरी जी हैं, रैगांव से बीजेपी की प्रत्याशी। उनका कहना है कड़ी टक्कर देंगे, और साथ ही छोटी कार्यकर्ता खुद को बताते हुए जनता के बीच अच्छी पकड़ बता रही हैं। ऐसे में रैगांव से कल्पना वर्मा को कितनी चुनौती रहेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से नवरात्रि की समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ। जी जी, शुभकामनाएं मेरी बागरी मैडम को, चुनाव में उतरने जा रही हैं, शुभकामनाएं उनको। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप देखिए कि मिस कॉल के माध्यम से देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज खुद को प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रही। जो 17 साल प्रदेश में सरकार पे काबिज है, उसको आज भी प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस के लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं जोवट के संदर्भ की बात कर रहा हूँ। आप देखिएगा कि उनको कांग्रेस पार्टी का सहारा लेना पड़ रहा है प्रत्याशी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में वस्तु स्थिति के आकलन अपने आप है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की लोकप्रियता बिल्कुल अपने निम्न स्तर पे है। सरकारी मशीनरी के सहारे वो कितने भी कार्यक्रम कर लें, परंतु मध्य प्रदेश की जनता जिस तरीके से दमोह उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा चुकी है, आने वाले 3 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार। कांग्रेस की तरफ से अजीत जी कुछ अलग अलग घोषणा पत्र की भी बात सामने आई थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो 2018 में भी घोषणा पत्र, वचन पत्र जारी किया था, और उस वचन पत्र को 15 माह के अल्प समय में ही पूरा करने का प्रयास किया कांग्रेस पार्टी ने। तो ये जो नई नई चीजें आएंगी क्षेत्रवार के हिसाब से, हमारा आकलन हो चुका है, उसमें हम क्षेत्रवार के हिसाब से निश्चित रूप से बिंदु जनता के सामने लेके आएंगे। जो 17 साल में जिन क्षेत्रों को विकास से वंचित किया भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह की सरकार ने, तो उनको क्षेत्रवार हम जनता के सामने अपनी स्थिति लेके आएंगे कि अगर आप हमारा विधायक चुनते हैं तो हम ये कार्य कराने का प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले जोबट के संदर्भ में बात की है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी, लेकिन कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता या आपके संगठन इस बारे में नहीं सोच रहा कि आखिर ऐन मौके पर क्यों प्रत्याशी या क्यों आपकी पार्टी के कार्यकर्ता आपको छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं? आखिर ऐसी क्या वजह हो जाती है? देखिए, जब लोकतंत्र की हत्या करने पे कोई उतारू हो और खास तौर से जो सत्तासीन हो, तो निश्चित रूप से वो सफल होता है। आप देखिए, आपके संदर्भ की बात करें, आज आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं, आपको बड़ा पैकेज किसी दूसरे ग्रुप से मिल जाएगा, तो आप स्वाभाविक है, मानवीय प्रवृत्ति है, आप दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे। यानी कि राजनीति जो है वो पैसों के लिए हो रही है, जनसेवा की भावना शून्य हो चुकी है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों ने कर दी है। चलिए, मैं इस पर जवाब प्रतिमा से लेना चाहूंगी। प्रतिमा जी। जी, पैसों को लेकर मेरा मानना तो ये उचित नहीं है,
क्योंकि एक शब्द है असंतुष्ट होना। जब कोई असंतुष्ट होता है तो वह भी ऐसा निर्णय ले सकता है। ये तो प्रत्यारोप लगाने वाली बात है कि आप आरोप लगा रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप असंतुष्ट हैं पार्टी के कार्यशैली से तो तब भी आप उससे अलग हो सकते हैं। ऐसा कोई ये मानना मेरा बिल्कुल गलत होगा कि पैसों को ही लेकर हमेशा निर्णय होते हैं। प्रतिमा जी, लेकिन बार बार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। इसके पहले भी जो उपचुनाव हुए थे, दमोह के पहले की अगर हम बात करें, जब सरकार जिस तरीके से बदली, उस वक्त भी कांग्रेस के यही आरोप थे। देखिए, अब कांग्रेस के पास कुछ आरोप लगाने के लिए बचे नहीं, तो वो इसीलिए इन विषयों को लेकर ही आरोप लगाती है। चलिए, तैयारी को लेकर अभी जिस तरीके से जोबट की भी बात की जा रही है और उसमें भी अजीत जी कह रहे हैं कि वहां पर भी कांग्रेस बाजी मारेगी, क्या लगता है आपको ये चुनाव कितने चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं? वक्त भी कम बचा है। नहीं, हम रैगांव विधानसभा जीत के आएंगे, जीत का परचम लहराएंगे। ये परिणाम आप देखेंगे और बहुत अच्छी जीत हम दर्ज करेंगे। चलिए अजीत जी, आपने कहा कि जनता पूरी तरीके से मन बनाकर बैठी हुई है, लेकिन अगर देखा जाए जो कुछ जोबट में हुआ उसमें कहीं ना कहीं दिख रहा है असंतुष्ट होने की बात, जैसा कि प्रतिमा जी कह रही हैं। तो क्या कांग्रेस अब भी इस द्वंद से जूझ रही है कि पार्टी के कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है? पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब भी ये शिकायत है कि शीर्ष नेता उनकी बात नहीं सुनते, और ऐसे में उपचुनाव जीतने का पूरा दम भरना कैसे देखते हैं? देखिए, 3 बार विधायक रही सुलोचना रावत जी, राज्य मंत्री का दर्जा रहा उनको, तो और क्या चाहिए? लगातार टिकट मिलते रहे। अब पार्टी आज संघर्ष के दौर में है तो पार्टी के साथ छोड़ के आप चल दोगे? ये कहाँ का नियम है? और मैं तो आदरणीय प्रतिमा जी से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, प्रतिमा जी से कहूंगा कि आप रैगांव की हैं, बगल में आपके मैहर विधानसभा लगता है। आप ये बताइए कि उपचुनाव जब मैहर में हुआ था तो शिवराज सिंह ने कितने 100 करोड़ की घोषणाएं की थी मैहर में, मिनी स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे दुनिया भर की। तबन्नी का काम हुआ क्या मिनी स्मार्ट सिटी के नाम पे मैहर में? स्वयं आप देख लीजिए। तो रैगांव की जनता तो तैयार बैठी है ये सबक सिखाने के लिए शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी को। खंडवा के बारे में क्या कहना चाहेंगे अजीत जी? खंडवा को लेकर जिस तरीके से अरुण यादव इंकार करते हैं, उसके बाद पार्टी टिकट वितरण करती है, लेकिन उसे लेकर भी काफी सरगर्मी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अजीत जी? जी देखिए, ये तो पार्टी का अपना अंदरूनी मामला रहता है, पार्टी का चयन का मामला रहता है कि पार्टी को किसको प्रत्याशी उतारना है, किसको नहीं उतारना। जोबट में कांग्रेस से आयातित प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करती है, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं वो घोषणा कर देते हैं, चाहे युवा मोर्चा अध्यक्ष हो या कोई हो, कि भाई हम तो निर्दलीय फार्म भरेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे इस निर्णय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के। तो ये कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है। आप बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी में आज खींचालेदर हो रही है जोबट के अंदर, जोबट के निर्णय को लेके, और आप अभी आगे आने वाले समय में देखना खंडवा लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपको 24 घंटे के अंदर असंतोष के स्वर फूटते हुए दिखाई देंगे। चलिए, मैं एक प्रतिक्रिया और लेना चाहूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से अजीत जी कह रहे हैं कि सभी सीटों पर यहां पर कांग्रेस जीतेगी, वहीं प्रतिमा बागरी जी का भी कहना है कि रैगांव से वो आती हैं और जीत जो है वो बीजेपी की निश्चित बता रही हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम खंडवा की बात करें, जोबट में जिस तरीके से जो चीजें हुई उसकी बात करें, प्रत्याशी एन पहले यहाँ पर जिसे माना जाता है कांग्रेस की तरफ से, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर प्रतिमा जी जो है वो असंतुष्ट होने की बात कह रही हैं, लेकिन अजीत जी एक बार फिर से इसे खरीद फरोख्त से जोड़कर देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि उपचुनाव भले हैं लेकिन प्रतिष्ठा का प्रश्न दोनों दलों के लिए बन चुके हैं? देखिए, डेफिनेटली प्रतिष्ठा का प्रश्न तो है ही जी। और क्योंकि अगर आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब कांग्रेस एक मात्र दमोह सीट जीती थी, उसमें इतना उत्साह भर गया कि वो उसको बड़ा अपना मॉडल मान रही है। तो ये प्रतिष्ठा का प्रश्न तो होते ही है, चाहे वो 3 उपचुनाव हो, चाहे 4 हो, चाहे 1 हो। और दोनों ही दलों की कोशिश यही होती है कि किसी भी तरीके से जीता जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग्स क्या है इस पूरे मामले में, आप देखो कि दोनों ही दल परिवारवाद की राजनीति से जूझ रहे हैं। मतलब कोई इसमें एक दूसरे से पीछे नहीं। पृथ्वीपुर में जहाँ नितेंद्र को दिया, ये जीतेगा कौन, ये अलग बात है। लेकिन ये जो एक पॉलिटिक्स का जो
बना बनाया जो फंड होता है उस पर दोनों दल काम कर रहे हैं। और जहाँ तक चुनाव जीतने का सवाल है तो वो तो बहुत सारी चीजें उसमें डिसाइडिंग फैक्टर होता है। केवल इस आधार पे कोई चुनाव हार या जीत नहीं जाता कि इनके खिलाफ ये माहौल चल रहा है और ये परिवारवाद से जुटे हुए हैं। अब ये पूरा का पूरा डिपेंड ये करता है कि अपने प्रत्याशियों के प्रति कौन पार्टी एकजुट होकर खड़ी होती है, कितना जगहों पे एक दूसरे से रोक सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव है ही इस स्तर पे आ गए हैं कि इसमें दोनों ही पार्टियों को भीतरघात का खतरा है। अगर हम खंडवा लोकसभा सीट पर सियासी गुणाभाग को समझने की कोशिश करें, अरुण यादव इनकार कर देते हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि प्रत्याशी के लिए पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे, पार्टी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वहीं बीजेपी जो नाम सामने लेकर आती है वो ओबीसी कार्ड कहीं ना कहीं खेलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस के लिए ये सीट जीतना टफ रहने वाला है? नहीं, बिल्कुल टफ रहने वाला है। असल में क्या, देखिए, जिसको अपन बोलते हैं मालवा की भाषा में, पहले इतना मचा दिया है उसको खंडवा लोकसभा को लेके। आप ये देखिए कि जब कोई नाम ही नहीं था तब अरुण यादव खुद ने अपना नाम डिक्लेयर कर दिया था। और वो पिछले 6 महीने से लगातार वहाँ प्रचार कर रहे थे, फिर अचानक उन्होंने नाम वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं ये उनको आशंका थी ना कि मेरे खिलाफ भीतरघात हो सकती है या मेरे से नेतृत्व नाराज है। अब क्योंकि जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है वहाँ से, उनमें और अरुण यादव में पहले से ही 36 का आंकड़ा है, तो भीतरघात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता दोनों ही दलों। मैंने पहले ही कहा कि ये चारों चुनाव ऐसे हैं जिनमें दोनों ही दलों को भीतरघात से सामना करना पड़ेगा। अजीत जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? चलिए प्रतिमा जी का रुख कर लेते हैं। प्रतिमा जी, यहाँ पर जिस तरीके से दमोह को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई है और इसीलिए अब वो चारों सीटों पर जीत की बात कह रही है, लेकिन परिवारवाद को लेकर दोनों ही दलों में अलग अलग तरीके से चीजें नजर आ रही हैं, साफ साफ दिख रही हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम इस नीति रीति से अलग चल रहे हैं, लेकिन खंडवा को लेकर आपकी पार्टी थोड़ी मजबूत दिख रही है। तो आपको लगता है कि इसमें कांग्रेस को फाइट देना आपके लिए ज्यादा आसान रहने वाला है? प्रतिमा, चलिए हमारे साथ चिंतामण मालवीय जी जुड़ गए हैं। मालवीय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है और वक्त कम बचा है, बावजूद इसके अगर देखा जाए जीत को लेकर और साथ ही जनता से जुड़ने को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां बहुत पहले से है और हम मैदान में, हमारा कार्यकर्ता पिछले 3 महीने से है। वैसे चुनाव के लिए अलग से लगना ये हमारी पार्टी का कोई स्वभाव नहीं है। हम तो लगातार क्षेत्र में रहते हैं, जनता में रहते हैं और जनता का कल्याण के लिए काम करते रहते हैं। इसलिए चुनाव के लिए अलग से सन्नद्ध और तैयार होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैसे फिर भी जब चुनाव आता है तो चुनाव के तरीके की तैयारियां रहती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की बूथ स्तर तक तैयारियां हो चुकी है और अब प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब वो गति पकड़ेगी और जो कुछ हमने पिछले 2-3 महीनों में किया है उसको केवल एक बार रिवाइव करना है। सब कुछ हमारी तैयारी है। लेकिन कांग्रेस कहीं मैदान में दिखाई नहीं देती, कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं मैदान में दिखाई नहीं देते और कांग्रेस ने कैंडिडेट भी जिस तरह किया है और उससे ऐसा लगता है कि उनके पास कैंडिडेट की कमी है और नहीं होने के कारण उन्होंने जो 20 साल पहले राजनीति से लगभग निवृत्त हो चुके ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की तैयारियां सामने दिखाई देती। तो ऐसा लग रहा है कि खंडवा में आपने जिस तरीके का दांव चला है, क्योंकि ओबीसी को लेकर लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही अपने उनके हितों की बात करते हैं और जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि वहां पर जिन्हें प्रत्याशी उतारा है कांग्रेस ने वो ज्यादा आपको मजबूत नहीं लग रहे हैं, बावजूद इसके कि आपको लग रहा है कि जोबट में जो कुछ हुआ है उसे लेकर आरोप भी कांग्रेस के एक बार फिर से सामने आ रहे हैं। इन सब चीजों के बीच आप अपनी रणनीति पर बेहतर काम करेंगे? जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो ओबीसी मुख्यमंत्री है, ओबीसी हमने कैंडिडेट दिया है और हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबको प्रतिनिधित्व मिले पर्याप्त। और उसी का आप देखेंगे एक सामान्य कार्यकर्ता को सीधे सांसद की टिकट दी है पार्टी ने और उसके अच्छे परिणाम आएंगे। अजीत जी हमारे साथ हैं। अजीत जी, चिंतामणि जी कह रहे हैं कि खंडवा लोकसभा सीट से आपने जिन्हें प्रत्याशी उतारा और जिस तरीके से आपके परिवार में अंदरूनी द्वंद्व चल रहा है उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। चिंतामणि जी ये बता दें पहले कि अर्चना चिटनेस और हर्ष चौहान सपोर्ट करेंगे क्या बीजेपी प्रत्याशी का? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कृष्ण मुरारी मोगे अलग ताल ठोकते घूम रहे हैं
तो परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ दुर्गम है, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। अरुण यादव जी ने तो स्व इच्छा से जाहिर किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, परंतु भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो 4-4 लोग ताल ठोकते घूम रहे थे। तो अब भारतीय जनता पार्टी को खंडवा लोकसभा में परिस्थितियों को, दुर्गम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के लिए तो राह आसान है, कांग्रेस पार्टी को कहीं कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन एक जो बात है जो बीजेपी बार बार कह रही है, उनका कहना है कि आपने जिस तरीके से पार्टी की बात करें, खास तौर पे कमलनाथ जी की बात करें, गृह मंत्री कह रहे हैं कि अरुण यादव जी को सिर्फ ट्वीट करने के लिए छोड़ा है। वो पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए थे, टिकट मिलने की उनको उम्मीद थी, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने खुद ही अपने आप को पीछे कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पार्टी उनका साथ नहीं देगी। ये सारी बातें अगर जिस तरीके से कांग्रेस के साथ जुड़ रही हैं, आपको लगता है कि ये कांग्रेस की रणनीति को कमजोर कर सकती है? ये अरुण यादव जी 6 माह से लगातार खंडवा लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए। उन्होंने पहले भी कहा था कि कोई भी प्रत्याशी होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसके साथ वो कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। अभी भी जब उन्होंने मना किया तब भी उन्होंने ये स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट पे जो भी चुनाव लड़ेगा उसके साथ अरुण यादव और उनका पूरा परिवार बिल्कुल निष्ठावान तरीके से कार्य करता रहे। तो इसमें कहाँ स्थिति आ गई कि भाई ठीक है, जो कहा जा रहा है क्या वाकई वैसा आगे दिखेगा भी? हमारे साथ योगीराज सर हैं। योगीराज जी, क्या लगता है, जैसा कि अजीत जी कह रहे हैं कि 6 महीने से चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे अरुण यादव और उसके बाद अचानक उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अगर पहले थोड़ा पीछे जाकर देखें तो चाहे हम बात करें अजय सिंह की, चाहे हम बात करें अरुण यादव की, वक्त वक्त पर नाराजगी सामने आई है। कमलनाथ जी के साथ सीधे यहाँ पर टकराव की स्थिति हमने देखी थी जब विंध्य की बात आई थी, वहां पर हार की बात आई थी अजय सिंह और कमलनाथ के बीच में। लेकिन अभी प्रत्याशी के साथ खड़े होने की बात दिखाई भी देगी या केवल कही जा रही है? देखिए नाज़रीन जी, जो होता है वैसा कुछ दिखता नहीं है। और खंडवा में तो ये सब लोग समझ गए हैं कि जिस तरीके से अरुण यादव ने अपना नाम वापस लिया, वो कहीं ना कहीं उनको ये लग गया कि ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी साफ कह चुके थे कि मुझसे तो उन्होंने पूछा ही टिकट चाहिए। और ये भी बड़ी विचित्र बात है कि अरुण यादव ने जो तर्क देके अपना नाम वापस लिया है, उन्होंने ये कहा है कि खंडवा से किसी युवा को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। जी जी। और कांग्रेस में भी ये बात लंबे समय से चल रही है कि युवाओं को मौका देना चाहिए, लेकिन खंडवा से मौका कैसे दिया? जो 60-65 साल की उम्र के, मतलब आपने युवाओं की तो बात रखी नहीं वहाँ। जिस ट्रैक पे कांग्रेस पार्टी चलने की बात कर रही है वो तो खत्म ही हो गई वहाँ। और जब अरुण यादव को टिकट मिलने में सपोर्ट नहीं किया तो वो कांग्रेस कैंडिडेट का सपोर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत चुनाव क्षेत्र, वो आने वाले समय को भी लेकर वो अपनी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और अजीत जी, अगर देखा जाए थोड़े दिन पहले जिस तरीके के बयान आ रहे थे अरुण यादव जी के, उन्होंने भले ये कहा था कि वो चुनावी मैदान में नहीं आएंगे, लेकिन एक बात उन्होंने कही थी कि अब युवाओं को आगे लाने की जरूरत है। ऐसे में जो कैंडिडेट सामने आया है कांग्रेस की तरफ से और उनकी बात को भी वहां पर ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, तो क्या लगता है आपको कि आप पार्टी में अपने नेताओं की नहीं सुन रहे हैं? नहीं है, ये तो निर्णय पार्टी का सब मिल बांट के होता है, सब समूह रहते हैं। निश्चित रूप से अरुण यादव जी की भी सहमति होगी इसमें। कोई वक्तव्य देना और फिर सब बिंदुओं पे चर्चा होती है, उसके बाद निर्णय करने में बहुत अंतर रहता है। तो अब खंडवा में तो शिवराज सिंह यही चाह रहे थे कि नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे को टिकट मिल जाए, परंतु उनकी नहीं चली शिवराज सिंह जी की। तो ये अपनी अपनी परिस्थितियां अलग अलग रहती हैं और कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी चयन पे सब बिंदुओं पे चर्चा हुई। और बहरहाल दोनों ओर से प्रत्याशी सामने आ गए। सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दोनों दल के प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे और अगर देखा जाए तो अब जनता का साथ किसके साथ होगा इस पर नजरें रहेंगी। दोनों ओर से प्रचार प्रसार के साथ जनता का दिल जीतने की पूरी कोशिश होगी, लेकिन वक्त बताएगा कि जनता आशीर्वाद किसे देगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।